हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज़ द नीतू हियर। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ग्रेविटेशन की एक पूरी सीरीज़ लेके आएंगे। तो ये आपकी ग्रेविटेशन की फर्स्ट वीडियो होगी। इसमें आपका 9th क्लास का भी कवरअप हो जाएगा और आपका 11th क्लास भी कवरअप हो जाएगी। जो स्टार्टिंग की हमारी 1-2 वीडियोज़ होंगी उसमें 9th का कंप्लीट ऑलमोस्ट सारा सिलेबस आ जाएगा और जो बाकी होंगी आपकी 11th क्लास के लिए होंगी। इसमें हम IIT, नीट, जेई सभी के क्वेश्चन इसमें कवरअप करके चलेंगे। ओके, तो हमारी जो इससे लास्ट वीडियो थी वो आपकी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पर थी। तो हम साथ में पैरेलल में 12th का सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेके चल रहे हैं और साथ में आपके पास 11th क्लास की ग्रेविटेशन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। और जो स्टूडेंट्स जिनकी कमेंट सेक्शन में स्पेशल डिमांड आती है, जैसे कि लास्ट वीडियो आपकी फोर्स एंड प्रेशर पर आई थी, अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम बर्नौलीज थ्योरम पर एक वीडियो बनाओ। तो बीच में हम एक शॉर्ट वीडियो तो नहीं बोल सकते, इसमें बर्नौलीज थ्योरम को एक्सप्लेन करते हुए एक टॉपिक की वीडियो हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द ग्रेविटेशन? यू नो, इन दिस यूनिवर्स every and each body attract to each other. We know each and everybody attract to each other. Any two bodies in the universe attract to each other. That is called the gravitation. So define about the gravitation. Gravitation is defined as the non-contact force of attraction between the any two bodies in the universe. ठीक है, किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अच्छा ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, मतलब अगर आपके पास वो बॉडीज़ एक दूसरे के फिजिकल टच में है तो भी ये फोर्स लगेगा, अगर फिजिकल टच में नहीं है तो भी ये फोर्स लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो दो बॉडीज़ है वो आपके फिजिकल कॉन्टैक्ट में ही हो, ओके, तो भी आपका ग्रेविटेशन फोर्स क्या करेगा, वहाँ पर काम करेगा। तो इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो वो आपके पास ग्रेविटेशन की वजह से पॉसिबल होता है। जैसे कि हम अर्थ पे रहते हैं तो हम क्या अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, मतलब इस अर्थ पर जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर हम अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते तो यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ये खड़ी नहीं रहते, हम लोग हवा में पड़ते हैं अभी। ठीक है, हम चल रहे हैं, हम सड़क पर आराम से वॉक कर सकते हैं, हम वॉक नहीं कर पाते, हम हवा में वॉक करते। फिर अगर ग्रेविटेशन फोर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करता तो हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है इस अर्थ पे वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। चाहे हम कितना भी दूर चले जाएं लेकिन अर्थ के सेंटर की तरफ ही हम अट्रैक्ट होंगे। और जिस फोर्स से हम अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उस फोर्स को बोलते हैं हम ग्रेविटी। और ग्रेविटी का दूसरा नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ओके, अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ, अगर अदर प्लैनेट की हम बात करें तो यहाँ पर अदर प्लैनेट आ जाएगा। ठीक है, तो जिस फोर्स से हम किसी भी अर्थ मान लो किसी भी प्लैनेट या फिर अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, ग्रेविटी बोल देंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्रेविटेशन एंड द ग्रेविटी। एक इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ होता है, ये आपके 9th में भी है और आपका 11th में भी, आपकी शुरुआत यहीं से होती है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपके पास ग्रेविटेशन में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है जो कि न्यूटन ने दिया था। फर्स्ट टाइम जो आपके पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये दिया था आपके पास इसाक न्यूटन ने। इसीलिए न्यूटन ने ये लॉ दिया था, इसीलिए इस लॉ को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। इस लॉ का जो दूसरा नाम होता है वो होता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक्सप्रेशन हम यहाँ देखते हैं। इसमें ना ये कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं आ पाया, हम इसको रब करेंगे उसके बाद आपको इधर बताऊंगी। अभी तक आप इतना ही देखो कि आपके पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इस फॉर्मूले तक देखो। तो इसमें क्या है कि हमने कोई भी दो बॉडीज़ कंसीडर की है, इस अर्थ पे रहने वाली कोई भी दो बॉडीज़ ले ली और उन बॉडीज़ का नाम दिया है मैंने A एंड B। ओके, तो इन बॉडीज़ का जो मास है, कुछ ना कुछ मास तो इनका एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, तो इनका जो मास है वो मैंने लिया है m1 m2। इनका मास कितना लिया है m1 m2 और इनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन भी होगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करेंगे, दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सेपरेशन तो एग्जिस्ट कर रही होगी। तो इनके बीच में सेपरेशन है वो लिया है मैंने R। ओके, इन फोर्सेस के बारे में हम बाद में बात करते हैं, बस आप अभी इतना देखो। तो आपके पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एनी टू ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स जो काम करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहली बात। और दूसरी बात क्या होगी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम की। ये होगी आपके पास सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, फोर्स दिस अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा नेचर में अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज में, हमेशा अट्रैक्टिव होती है। दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड अट्रैक्टिव हियर। I don't write the force between any two objects. I write the attractive force between the two objects.
Okay, so this is directly proportional to the product of the masses. We consider it the equation number first, and inversely proportional to the square of the distance between them. We consider it the equation number second. अगर ये आपके पास इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो इसका मतलब ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही है, और इन्वर्स स्क्वायर लॉ को अगर ओबे कर रही है तो इसका मतलब ये फोर्स सेंट्रल फोर्स होती है। ठीक है, अभी सेंट्रल फोर्सेस क्या होती हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा। तो सेंट्रल फोर्स भी हम एक्सप्लेन करेंगे, इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ सेंट्रल फोर्सेस के बारे में। तो सेंट्रल फोर्सेस होती है वो एक फिक्स पॉइंट से या तो अवे लगेंगी या टुवार्ड्स लगेंगी। ठीक है, मतलब एक फिक्स पॉइंट से या तो अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट या फिर टुवार्ड्स द फिक्स पॉइंट, हमेशा ये फोर्सेस लगती हैं। ओके, मतलब इन फोर्सेस के लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़रूर एग्जिस्ट करना चाहिए। जहाँ पर आपका डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा वहाँ पर आपको सेंट्रल फोर्सेस मिलेंगे। दोनों इक्वेशंस को क्या करो, कंबाइन करो। कंबाइन करते आपकी इक्वेशन आ गई। प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाओ, यहाँ पर आपको एक अलग से कॉन्स्टेंट दिख रहा होगा जी, और इस जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। ये आपकी बड़ी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखने में आपको अभी बहुत ज़्यादा सिंपल सी इक्वेशन लग रही होगी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर, लेकिन हमारे इसके ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपके इसी इक्वेशन पर सोल्व होंगे। छोटी छोटी ट्रिक्स जरूर लगेंगी, आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा आपके न्यूमेरिकल्स को एक बार सोल्व करने में। एक बार आपकी स्पीड बन जाएगी ना, तब तो आपकी न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा जल्दी से सोल्व हो जाएंगे। इक्वेशन आपकी यही रहेगी इसमें, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपकी इसी इक्वेशन के बेस पर होंगे। तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, इसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसको रब कर देती हूँ। तो गाइज अभी हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसमें F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर, ये फॉर्मूला आ गया था हमारा। अब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपको ये जी दिख रहा है, जी इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है, और इसकी जो फिक्स वैल्यू होती है वो होती है आपकी इतनी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो आप लोग, अच्छा ये ऐसा यूनिट आपको यहाँ पर दिख रही है, आपको ये ऐसा यूनिट रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको आता है, इस फॉर्मूले से आप सिर्फ जी की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लेंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से F आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई m1 m2, ये आ गई आपकी जी की वैल्यू। अब क्या करना है, ऐसा यूनिट निकालनी है आपको जी की। तो F की ऐसा यूनिट रखो, R की रखो, m1 और m2 की रखो। F की क्या होती है न्यूटन, R क्या होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को ऐसा यूनिट क्या होती है, किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो यहाँ पर क्या है, R का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर आ जाएगा इधर। मास की केजी, इस मास की भी केजी, अरे दोनों मासेस तो अलग अलग है लेकिन इनकी ऐसा यूनिट अलग अलग थोड़ी ना होगी, केजी इंटू केजी स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी ऐसा यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, सो व्हाट्स अबाउट द फोर्सेस दैट आई मेंशनड हियर, F(1)2 F(2)1। देखो यहाँ पर मैंने दो फोर्सेस दिखा रखे, F(1)2 और F(2)1। तो यहाँ पर जो 1-2 फोर्स है वो क्या है, 1 पर जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, 2 की वजह से। F(1)2 होगा 1 पर 2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, और F(2)1 होगा 2 पर 1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, मतलब जो पहले आएगा फोर्स उसी पर ही लगेगा। यहाँ पर 1 पहले आया है तो 1 पर फोर्स लगेगा, और सेकंड नंबर पर जो आ रहा है उसकी वजह से फोर्स लगेगा। अब जैसे कि इसमें F(2)1 है तो पहले कौन सा आया, 2। अब 2 पर फोर्स लगेगा, किसकी वजह से लगेगा, 1 की वजह से लगेगा। ओके, डायरेक्शंस कैसे दिखाओगे, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है डायरेक्शन उसी की तरफ होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है डायरेक्शन उसी की तरफ होगी। अब इस वाले में 1 पर लग रहा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो डायरेक्शन इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, 2 की तरफ होगी। इसमें फोर्स किस पर लग रहा है, 2 पर लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, 1 की वजह से, तो डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स इसमें 1 की तरफ, मतलब मास m1 की तरफ होगी। ठीक है, ये डायरेक्शंस आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। वीडियो के लास्ट में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे डिस्कस, जिसमें आपके पास इन डायरेक्शंस का बहुत ज़्यादा रोल होगा। ओके, तो आप डायरेक्शंस को ज़रूर याद रखें और इस फोर्स की वैल्यू याद रखें कितनी होती है। तो आपके पास यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जो F(1)2 है वो क्या है, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू दी m2। 2(1) क्या हो जाएगा, 2 पहले आ रहा है तो 2 पर लग रही है, m2 पर लग रही है, किसकी वजह से, 1 की वजह से, मतलब m1 की वजह से। अच्छा, आपको पता है जो आपके पास F(1)2 और F(2)1 है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। देखो मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपके पास जितना फर्स्ट बॉडी सेकंड पर लगा रही है उतना ही सेकंड बॉडी फर्स्ट पर लगाएगी। ये तो नहीं है ना कि
भाई पहली बॉडी के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स अलग लगेगा, अलग से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा फिर उस बॉडी पे लगेगा। अब ये भी नहीं है कि सेकंड बॉडी पर अलग से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा उस पर लगेगा, सेम ही लगेगा फोर्स तो आपका, लेकिन बस फर्क क्या होगा कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, दोनों फोर्सेज मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। और फिजिक्स में हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास दीवार पर मैंने सपोज करो कि v वेलोसिटी से बॉल फेंकी, दीवार पर मैंने बॉल फेंकी v वेलोसिटी से, अब जो मेरे पास वो दीवार से टकरा के बॉल वापस रिटर्न होके आएगी तो वो आपके पास माइनस v वेलोसिटी से आएगी। मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आपके पास उसी वेलोसिटी से वापस आएगी लेकिन नेगेटिव साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन का यूज़ करा। दैट्स वाई आई यूज़ द नेगेटिव साइन फॉर बोथ द फोर्सेज। और यही आपके पास क्या होती है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी होता है ना, फॉर एंड ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो ये भी हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ही हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ही है। तो आपके पास ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये आपके पास न्यूटन का थर्ड लॉ है उसको भी फॉलो करता है। ओके, और न्यूटन का थर्ड लॉ आपका यही होता है, F(12) इज इक्वल टू माइनस ऑफ F(21). सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, ये पढ़ा कि आपके पास ये न्यूटन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद हमने कोई भी यूनिवर्स से कोई भी दो बॉडीज उठाई और यहाँ पुट कर दी, ए और बी, मास ले लिया m1 और m2, डिस्टेंस ले लिया r। अब क्या करना है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। दो इक्वेशन बना ली, दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, दोनों को कंबाइन करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लगाएंगे, हटाएंगे और क्या लगेगा आपके पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी लग जाएगा यहाँ से। और आपके पास जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होती है आपके पास न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करती है, दैट्स व्हाई आई राइट दिस वन। Okay, so this is all about the Newton's law of gravitation. Let us discuss about the characteristics of the Newton's law of the gravitation. तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशन फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में स्टडी करके चलेंगे। तो सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, वी डोंट डिस्कस फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉपर्टी, वी डिस्कस फ्रॉम द थर्ड प्रॉपर्टी, सेंट्रल फोर्सेज। पहले ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं उसके बाद हम इधर आएंगे। ओके, सो वर्ड्स अबाउट द सेंट्रल फोर्सेज, जैसे कि मैंने आपको यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में बताया था, सेंट्रल फोर्सेज की मैंने आपको एक छोटी सी हिंट दी थी। अब इसमें देखते हैं आपके पास सेंट्रल फोर्सेज होते क्या है। जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक सेंट्रल फोर्स होती है, लेकिन ये सेंट्रल फोर्स कैसे होती है, सेंट्रल फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जो हमेशा या तो किसी फिक्स पॉइंट से अभी लगेंगे या फिर किसी भी फिक्स पॉइंट के टुवार्ड्स लगेंगे। ठीक है, या तो फिक्स पॉइंट की तरफ हो या फिर फिक्स पॉइंट से दूर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ओ कोई भी फिक्स पॉइंट लिया है, अब यहाँ पर या तो सेंट्रल फोर्स इससे अवे लगेगी या फिर इसके टुवार्ड्स लगेगी। देखो मैंने इसमें डायरेक्शन शो कर रखी है, तो इसमें आपके पास बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट से टुवार्ड्स और अवे होनी चाहिए, मतलब कि कुछ ना कुछ आपके पास डिस्टेंस एग्जिस्ट करना चाहिए। जहाँ पर भी हम डिस्टेंसेस की बात करेंगे वहाँ पर आपकी सेंट्रल फोर्स एग्जिस्ट करेगी। जहाँ पर भी हम पोजीशन वेक्टर का जिक्र करेंगे, आर डी जो भी आप पोजीशन वेक्टर लेके चलते हो वहाँ पर आपकी सेंट्रल फोर्स आएगी। ओके, सो दिस इज द सेंट्रल फोर्स। एफ ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा जो वेक्टर फॉर्म होती है, जब भी हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी शो होता है। ठीक है, स्केलर में तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला कि एक 10 kg का एक बॉक्स है और वेस्ट में वो मूव कर रहा है, तो जो आपके पास 10 है वो तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और वेस्ट में मूव कर रहा है तो वेस्ट उसकी क्या होगी डायरेक्शन। तो अगर हम स्केलर की बात करें तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, हमें इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर हम स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें तो जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें साथ में डायरेक्शन भी मेंशन करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर जो मैंने आर कैप दिखा रखा है ये यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को शो करने के लिए लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे को आर वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, आर कैप की जो वैल्यू थी यूनिट वेक्टर की वो आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपका होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर आपको आर वेक्टर की वैल्यू चाहिए, मतलब कि आर की वैल्यू अगर आपको वेक्टर की फॉर्म में चाहिए तो इसके मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्शन अगर इसके साथ में शो कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। आई थिंक मैंने आपको ज़्यादा ही कंफ्यूज कर दिया यूनिट वेक्टर में। ठीक है, बस आप इतना याद रखो कि अगर जब भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसके साथ में उसके डायरेक्शन को शो करने के लिए कैप वाला लगा देंगे। ठीक है, कैप वाला पोजीशन वेक्टर लगा देंगे। इसके लिए अगर हम एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो आई कैप का यूज़ करेंगे, अगर हम वाई एक्सिस में जा रहे हैं तो जे कैप का यूज़ करेंगे, जेड एक्सिस में जा रहे हैं तो के कैप का यूज़ करेंगे, हर बार आर कैप का यूज़ नहीं करना। ओके, सो व्हाट्स अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इन द आर वेक्टर।
सॉरी आर कैप, तो पॉजिटिव साइन अगर आर कैप के साथ, अगर आप कैप के साथ पॉजिटिव साइन यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब जो आपके फोर्स सेंट्रल फोर्स है वो हमेशा रिपल्सिव होगा नेचर में। और अगर आप आर कैप के साथ में नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब जो आपके पास जो सेंट्रल फोर्स आप यूज़ कर रहे हो वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव होगा नेचर में, जैसे कि आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, अगर इसमें नेगेटिव साइन का यूज़ किया तो अट्रैक्टिव, और अगर पॉजिटिव साइन का यूज़ किया तो कैसा हो जाएगा भी, रिपल्सिव हो जाएगा। अब जो हमारे पास हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमने बताया कि वो कैसा होता है भी, नेचर में अट्रैक्टिव होता है नेचर में। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मली अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखें तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में निकाला क्या था, यही फॉर्मूला आया था, F=Gm1m2/r²। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैंने अभी सिंपल सा फंडा बताया था आपको, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसके साथ में इसकी क्या मेंशन कर दो भाई, आर कैप लगा, मतलब इसकी यूनिट वेक्टर इसके साथ में लगा दो, तो r², यहाँ से आर कैप लगा दिया। अब आर कैप के साथ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन का यूज़ किया है। क्योंकि नेगेटिव साइन का यूज़, क्योंकि जब भी हम आर कैप का नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब वो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगी नेचर में। दैट्स वाई जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में, इसीलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। ओके, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपका मीडियम पर भी डिपेंड नहीं करता, मतलब अगर आप पानी में हो तो भी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अगर आप पानी से बाहर हो तो भी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपके पास मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, आप किस मीडियम में लाई करते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा आपका वैलिड होगा। अगर आप इस अर्थ पे लाई कर रहे हो तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अर्थ की जो ग्रेविटी होगी वो आपको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, नो मैटर इन विच मीडियम यू हैव टू लाई, यू हैव टू लिव। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सेंट्रल फोर्सेज होते हैं नेचर में। उसके बाद बात करते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स की। ओके, सो व्हाट्स अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होते हैं, इसके लिए मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ इधर, जैसे कि ए से हमें बी पॉइंट तक पहुंचना है, मतलब हमारी जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है और हमारी डेस्टिनेशन जो हमारे बी है वो हमारा फाइनल पॉइंट है। हमें ए से बी तक जाना है। अब हमें नहीं पता कि हमें कौन से रास्ते से जाना है, तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर पाथ बताए गए, 3 रास्ते हैं। एक तो आप बिल्कुल स्ट्रेट जाओ, जब आप फर्स्ट पाथ से जा रहे हो तो आपने वर्क डन किया है W, एक जाओ भैया आप ऐसे घूम के जाओ तो इसमें आपके पास वर्क डन हो जाएगा W3। ठीक है, थर्ड पाथ है। सेकंड पार्ट आपके पास ग्रीन वाली लाइन से मैंने शो किया हुआ है, तो आपके पास यहाँ पर 3 रास्ते हो गए तो आप A पॉइंट से B पॉइंट तक, लेकिन आपने तीनों बार अलग अलग पाथ है उसको फॉलो किया है। लेकिन अगर आपके पास तीनों पाथ के लिए अगर वर्क डन की वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब आपका फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, अगर आपके पास, आपको नो मैटर कि आप कौन से वाले पाथ को फॉलो करके जा रहे हो, घूम फिर के कहीं से जाओ, स्ट्रेट जाओ, घूम फिर के जाओ, नो मैटर, अगर आपके वर्क डन की वैल्यू सेम आ गई तो आपका जो फोर्स है वो कैसा हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। और अगर किसी भी वर्क डन की वैल्यू अगर आपके पास इक्वल, सपोज करो W1 W2 के इक्वल है लेकिन W3 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव भी होती है नेचर में। ओके, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होती है, कंजर्वेटिव होती है नेचर में, अट्रैक्टिव भी होती है, मीडियम पर भी डिपेंड नहीं करती। 2 प्रॉपर्टी और देख लो इसकी, बस फिर खत्म प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो आपके पास कर्ल होता है सेंट्रल फोर्सेज का वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसी के साथ रखो कि जो सेंट्रल फोर्सेज होते हैं उसका कर्ल हमेशा 0 के इक्वल होता है। ये आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ठीक है, ये आपके पास कई बार डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछ लेते हैं, तो कर्ल ऑफ द सेंट्रल फोर्सेज इज ऑलवेज इक्वल टू द 0। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ, जो आपके पास जितने भी सेंट्रल फोर्सेज होते हैं वो सभी कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं वो सारे के सारे सेंट्रल हो नेचर में। ठीक है, तो ये लाइन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जितने भी सेंट्रल फोर्सेज आपके पास इस अर्थ पे जितने भी सेंट्रल फोर्सेज है सारे नेचर में कंजर्वेटिव होंगे, लेकिन सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं वो सेंट्रल हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंट्रल फोर्सेज। ईजी सी प्रॉपर्टीज़ थी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आप ध्यान रखना ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ठीक, तो हमेशा की तरह टॉपिक खत्म होने के बाद हम डिस्कस करते हैं अपना एक न्यूमेरिकल। तो आज का न्यूमेरिकल आपका ये है, इसमें आपको 3 मासेस दिए हुए हैं। मासेस आपके पास सेम है 400 ग्राम के, और इनको एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसके कॉर्नर्स पर रखा हुआ है, M1 M2 और M3 कॉर्नर्स पर रख दिया ट्रायंगल के। तो आपको क्वेश्चन में बताना क्या है कि आपके पास M1 जो मास है उस पर M2 और M3 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स।
समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन के आपके पास 3 मासेस हैं, तीनों को राइट एंगल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रख दिया, तीनों का मास सेम है, 400 ग्राम दे रखा है मास। अब आपको बताना है कि जो आपके पास m1 मास है उस पर m2 और m3 की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स निकल गया तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो निकल ही जाएगी। ठीक है, तो हम निकालते हैं फोर्स। अच्छा, ये आपके पास डायग्राम गिवन है, तो हम इस डायग्राम में कुछ एक मॉडिफिकेशंस करते हैं। हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक F(1)(2) और F(2)(1) फोर्सेस देखे थे, उनकी डायरेक्शन मैंने बताई थी कि आपकी आगे लास्ट में हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, उसमें उसके डायरेक्शंस काम आएंगे। देखो आपकी डायरेक्शंस अब यहाँ यूज़ होंगी। कैसे? अब यहाँ पर m1 मास है, m1 मास पर m2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, उसको मान लिया मैंने F(1)(2), 1 पर लग रहा है 2 की वजह से, 1 पर 2 की वजह से फोर्स लग रहा है। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है डायरेक्शन उसकी तरफ होगी। तो फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? 2 की वजह से, तो इसकी डायरेक्शन देखो मैंने इसमें रेड कलर से दिखाया हुआ है, डायरेक्शन m2 की तरफ। अब m1 पर m3 की वजह से भी तो फोर्स लगेगा ना, उस फोर्स को मैंने 1,3 से डिनोट किया, F(1)(3). किस पर लग रहा है? 1 पर, तो इसलिए 1 को पहले लिखा। किसकी वजह से लग रहा है? 3 की वजह से। और डायरेक्शन किसकी तरफ होगी? जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है। तो 1 पर किसकी तरफ, किसकी वजह से फोर्स लग रहा है? 3 की वजह से। तो डायरेक्शन आपकी किसकी तरफ आएगी? m3 की तरफ आएगी। ओके, सो फ्रॉम द पैरेललोग्राम ऑफ द वेक्टर एडिशन, इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल होगा? पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इनका मैग्नीट्यूड शो करेगा। ठीक है, तो इनका डायगोनल आपके पास ये वाला हो गया, ये एफ वेक्टर जो आपके पास एफ है ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड शो करेगा, F(1)(2) का और F(1)(3) का। मतलब m1 जो मास है उस पर 2 और 3 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, टोटल कितना फोर्स लगेगा वो आपका F शो करेगा। A, B, C और ये इनके डिस्टेंसेस दे रखे हैं भाई। m1 और m2 के बीच में डिस्टेंस आपका 0.5 मीटर और m2 और m3 के बीच में डिस्टेंस आपका 0.6 मीटर और आपके पास m1 और m3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका 0.4 मीटर। ओके, अच्छा स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर हमें किसी भी ट्रायंगल की, जैसे कि मेरे पास ये फिगर दे रखा है, इसकी मुझे स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो स्लोप के लिए आपको क्या करना है? स्लोप का मतलब होता है ढलान, जितनी ज़्यादा ढलान होगी उतना ही ज़्यादा स्लोप होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इसको मैंने अपने हाथ से इस एंगल पे रखा तो इसका स्लोप, अब मुझे बताना कि फर्स्ट पोजीशन का स्लोप ज़्यादा हो गया सेकंड पोजीशन का। पहली पोजीशन आपकी ये है, सेकंड पोजीशन ये है, तो ढलान किस में ज़्यादा है? फर्स्ट वाली में ज़्यादा है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाली पोजीशन का स्लोप क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब आप बचपन में एक झूला होता था जिस पर फिसलते थे, तो उस झूले की जितनी ज़्यादा स्लोप होती थी, जितना ज़्यादा वो खड़ा मतलब कि झूला है वो आपके पास ऐसे होता था, मतलब कि उसकी जितनी ज़्यादा ढलान होती थी उतना ही ज़्यादा हम जल्दी नीचे आते थे, जितनी उसकी कम ढलान होगी उतना ही कम नीचे आएंगे। अरे बिल्कुल फ्लैट कर देंगे तो नीचे कैसे आएंगे झूले पे से, है ना। तो ये आपके पास क्या था कि आप इससे भी स्लोप को समझ सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा जो आपके पास फॉर्मूला में जो स्लोप होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमेशा जो टेंजेंट थीटा होता है वो स्लोप प्रोवाइड करता है, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब इसमें देखो ये वाला अगर आपके पास थीटा है, अगर इस वाली ट्रायंगल की मैं बात करूं, ये वाली ट्रायंगल, अगर इस वाली ट्रायंगल की हम बात करें तो ये एंगल अगर आपका थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब ये वाला हिस्सा होगा ना परपेंडिकुलर, और ये किसके इक्वल है? F(1)(2) के इक्वल। और बेस मतलब आपका ये वाला हिस्सा, और ये किसके इक्वल आपके पास? F(1)(3) के इक्वल है। अरे ये वाला आपके पास F(1)(3) के इक्वल ही है ना, तो बेस आपके पास क्या हो जाएगा? F(1)(3). तो इसका मतलब जो स्लोप होगा वो इन दोनों फोर्सेस का जो रेशियो होगा वो स्लोप प्रोवाइड करके चलेगा। ठीक है, और ये आपके पास किसके इक्वल होता है? टेंजेंट थीटा से। इक्वेशन का यूज़ हम डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। तो देखो पहले तो हमारा काम क्या है कि फोर्स फाइंड आउट करते हैं, फोर्स कितनी होगी इस पर। तो F(1)(2) मतलब 1 पर 2 की वजह से कितना फोर्स लगेगी, वो ही आपके पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें। तो जी कौन कौन सी फोर्सेज है? फर्स्ट और सेकंड फोर्सेज हैं, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड मासेज हैं, मास ले लिए। साथ में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 और 2 के बीच में ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है a²। अच्छा जो आपके पास 1-2 फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन है वो y एक्सिस के लोग हैं, x एक्सिस के लोग हैं, y एक्सिस के लोग हैं। तो जब भी हम y एक्सिस की बात करते हैं तो इसमें वेक्टर फॉर्म में j कैप, डायरेक्शन के लिए हम j कैप का यूज़ करेंगे, और अगर हम x एक्सिस की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्शन के लिए हमेशा i कैप का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई हियर आई यूज़ द j कैप। एंड फॉर द 1-3 फोर्स के लिए F(1)(3) दिस इज अलोंग द x एक्सिस, एंड फॉर द x एक्सिस आई यूज़ द i कैप। So now we have to simply put the value of the z 6.67 into 10 raised to the power -11 and m1 and m2 की वैल्यू आपके पास 0.4 कहाँ से आया?
ये आपके पास 400 ग्राम दे रखा है, तो 400 ग्राम का आप इसमें केजी में चेंज कर लो तो कितना आ जाएगा 0.4 केजी। ठीक है। अरे सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट होता है ना न्यूमेरिकल में कि आपके पास सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में हो, सिमिलर यूनिट्स में हो, तो हम इसमें ऐसा यूनिट की बात करके चलेंगे, ऐसा यूनिट में निकालेंगे, क्योंकि देखो आपके पास ऑप्शंस गिवन है वो न्यूटन में ही है। ओके, सो वी हैव टू इंक्लूड द मासेज इन द केजी। सो हियर कैलकुलेशंस करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी। जे कैप को भूलना नहीं है, जे कैप को आपको साथ ही लेके चलना है। उसके बाद बात करते हैं हम एफ ऑफ 1,3 की। 1,3 मासेज है तो 1 और 3 मासेज, एक्स एक्सिस के लोग हैं इसलिए आई कैप, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बी, ये रहा डिस्टेंस, m1 और m3 के बीच में b डिस्टेंस है। उसके बाद वैल्यूज पुट की और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लास्ट में इसमें आई कैप लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और साथ में फोर्स के ऐसा यूनिट न्यूटन इसमें यूज़ करके चलेंगे। ओके, सो इनका रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग इन दोनों फोर्सेज को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों फोर्सेज को। ठीक है, दोनों हमने जो फोर्सेज निकाले इनको ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल कितना फोर्स लग रहा है 1 पर 2 और 3 की वजह से वो आ जाएगा आपका। तो ये वैल्यूज़ है, इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यहाँ से आपके पास इतना न्यूटन फोर्स आ गया। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, जैसे कि मुझे आर कोई भी एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इधर आर वेक्टर इज इक्वल टू r1 आई कैप प्लस में r2 जे कैप, ये दे रखा है, तो मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड आता है r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर, आई कैप के साथ जो क्वांटिटी उसका स्क्वायर प्लस में जो आपके पास जे कैप के साथ जो क्वांटिटी उसका स्क्वायर, तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड भाई किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ 1,2 का स्क्वायर f ऑफ 1,3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से इनका स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट और इसको सोल्व कर देंगे, यहाँ से आपके f की वैल्यू आ जाएगी। आ गया, सो ये तो आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट एक्ट्स ड्यू टू दी m2 एंड m3 ऑन m1। ओके, सो व्हाट्स अबाउट इट्स डायरेक्शन, सो फॉर द डायरेक्शन आई टेल यू अबाउट द फॉर्मूला टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू f ऑफ 1 टू f ऑफ 1,3। आपको पता है जो एंगल थीटा होता है वही तो देता है कि आपके पास फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, मतलब जितना ज़्यादा आपके एंगल की वैल्यू चेंज होगी आपको उसी से पता चलेगा ना फोर्स की डायरेक्शन ये है या फिर ये है। जितना कम एंगल होगा आपके पास फोर्स की डायरेक्शन, ज़्यादा एंगल होगा आपके पास फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, चेंज होती रहेगी ना। तो ये आपके पास थीटा होता है वो आपके पास इसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अरे थीटा की वैल्यू तो देगा, डायरेक्शन कैसे देगा भाई, ये है थीटा इतना है आपके पास, फोर्स की डायरेक्शन ये थीटा मेरे पास ये हो गया, आपकी फोर्स की डायरेक्शन ये, तो फोर्स की डायरेक्शन थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो गई ना। ओके, सो थीटा आपके पास डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो फॉर्मूला लगा दे यहाँ से टेंजेंट थीटा स्लोप वाला, f ऑफ 1,2 की वैल्यू हमें पता है, f ऑफ 1,3 की वैल्यू पता है, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे, टेंजेंट इनवर्स 0.639 की वैल्यू होती है आपके पास 32.6, तो आपके पास जो डायरेक्शन आएगी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 32.6। ऑप्शन कौन सा आएगा, तो इसमें आई थिंक दिस इज द ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, सो 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आपके पास न्यूमेरिकल्स थे, ये एक न्यूमेरिकल था, एक ही न्यूमेरिकल था, ज़्यादा नहीं करवाए मैंने, आगे हम डिस्कस करके चलेंगे धीरे धीरे, इसमें हर एक टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल हम कवर अप करके चलेंगे। न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको थोड़ा सा बस क्वेश्चन को समझना आपको आना चाहिए, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, क्या गिवन है, बस अगर आपको इतना पता है ना तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजिली सोल्व हो जाता है। फॉर्मूला आपको पता है, बस ये पता करना होता है कि क्या हमें दे रखा है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, आप स्टेप टू स्टेप सोल्व करते जाइए, आपका क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएगा। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, आप उनको सोल्व किए जाओ 1-2 पेज भर जाएंगे, लेकिन लास्ट तक उसका आपका आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन टाइम ज़रूर निकल जाएगा। तो उसके लिए कुछ एक ट्रिक्स होती हैं, हम लास्ट में स्पेशल ट्रिक्स हैं वो डिस्कस करके चलेंगे। ओके, सो अभी हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द, नहीं करैक्टरिस्टिक्स तो हमने डिस्कस कर ली, इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल लॉ, जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, लॉ नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है वो और देख लेते हैं एक बार। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडेज़ वीडियो, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी पढ़ लिया, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी सोल्व कर ली। अब हमें ये तो पता होना चाहिए जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसका यूज़ कहाँ हो रहा है। विदाउट एप्लीकेशन तो हमारे पास जो टॉपिक है वो एक तरह से वेस्ट ही है, हमें हर चीज़ की एप्लीकेशंस तो पता होनी चाहिए ना कि जो हमने पढ़ा है वो यूज़ कहाँ होगा, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखो फर्स्ट है बाइंड्स अस टू द अर्थ,
सबसे पहली एप्लीकेशन तो आपकी ये होगी कि हमें अर्थ से बांध के रखती है। अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके पास अर्थ पे लाई करते हैं ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर तो नहीं जा रहे ना। अगर आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अगर आपकी एग्जिस्ट नहीं करती तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स वो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते ना, क्योंकि आपके पास कोई फोर्स ही नहीं होती उन ऑब्जेक्ट्स को रोकने के लिए, तो बाहर तो जाएंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर से। और जो आपके पास अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है। एटमॉस्फेयर है अर्थ के चारों तरफ, मतलब बहुत सारी गैसेज है जिनकी लेयर्स प्रेजेंट है, तो अगर अर्थ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी तो सारी की सारी गैसेज चली जाएंगी वहाँ से, है ना, तो कोई एटमॉस्फेयर तो बचेगा ही नहीं। तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसका सबसे बड़े फायदा होता है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। ठीक है, हमारी अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रेजेंट होता है। हम होते हैं वो इस अर्थ पे लाई कर रहे हैं, अर्थ के साथ हम बाइंड है, ये भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। सेकंड वन होता है मोशन ऑफ द मून एंड प्लैनेट्स अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, तो वो भी आपके पास किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ये आपकी अर्थ है, ठीक है, इसके चारों तरफ आपके पास जितने भी प्लैनेट्स, सपोज करो कि मून है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपके पास अर्थ की ग्रेविटी है वो उस मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो अट्रैक्ट कर रही है ना। अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख रही है, उसको बाइंड कर रखा है वहाँ पर, तो ये भी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। अदर प्लैनेट्स है वो भी आपके पास अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो भी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही करते हैं। अच्छा, जो आपके पास मून होता है वो अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट होती है। आगे हम डिस्कस करके चलेंगे व्हाट आर द नेचुरल सैटेलाइट्स एंड व्हाट आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो मैनमेड होती है वो आर्टिफिशियल, और जो आपके पास नेचुरली जो प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल मून को तो हमने तो नहीं बनाया ना, मून को, वो तो आपके पास अर्थ के नेचुरली वहाँ पर प्रेजेंट है मून, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राइजिंग ऑफ द टाइड्स इन द सी। आपके पास जो समुद्र में जो लहरें होती हैं, आपके पास टाइड्स आती है, जो बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा भयंकर वाली जो लहरें आती है वो आपके पास अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होती हैं। ठीक है, मून अर्थ इनकी जो ग्रेविटी होती है वो इनको इफेक्ट करती है। ये आपको 5th क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि आपके पास जो समुद्र में जो लहरें आती है, जो आपके पास सुनामी टाइड्स आती हैं वो, अच्छा सुनामीज जो होती हैं वो आपके पास टाइड्स का एक भयंकर वाला फॉर्म होता है ना, जो टाइड्स होती हैं अगर वो भयंकर वाला फॉर्म ले लें तो वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, सुनामीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो जो आपके पास समुद्र में जो टाइड्स होते हैं वो भी आपके पास अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फ्लो ऑफ द वाटर इन द रिवर्स, रिवर्स में वाटर है वो फ्लो कर रहा है, वो भी आपके पास अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कर रहा है। नेक्स्ट वन इज द अर्थ के अराउंड जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी आपके पास किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज एटमॉस्फेयर आपका गायब हो जाता। सो ये आपके पास इसकी कुछ एक इंपॉर्टेंस थी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ये आपके पास मेनली तो वैसे तो 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन आपके पास 11th में भी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस तो पता होने चाहिए। तो आज की वीडियो बस हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम एक टॉपिक है आपका बर्नौलीज थ्योरम, उस पर हम एक वीडियो अपलोड करेंगे पूरे टॉपिक के एक्सप्लेनेशन और उसके 1-2 न्यूमेरिकल्स के साथ, और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट 2 पर होगी, फिर उससे नेक्स्ट होगी आपकी ग्रेविटेशन का पार्ट 2। ठीक है, तो ये आपके पास ग्रेविटेशन की फर्स्ट वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको किसी भी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि आपको कोई टॉपिक है जो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।